नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में कहा था कि महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर का भी विकास करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग है, दोनों का अपना अलग महत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हमारा ओमकारेश्वर धाम भी जगमगाएगा। ओमकारेश्वर को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही संकल्प ले चुके हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जहां लीलाएं की और जहां उनके चरण पड़े हैं, उन सभी देव स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो लगातार मोहन सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी धार्मिक नगरों को शराब मुक्त करने की घोषणा की है। आगे उन्होंने कहा कि सनातन से ही हमारी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होती है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से हमारी संस्कृति जानी जाती है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, सुनवाते हैं आपको। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्य। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही है और महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर लोक बनाया जाएगा। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित करने का काम सरकार करेगी। देवस्थानों का जीर्णोद्धार करने का काम सरकार करेगी, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। इसके साथ ही रोजगार इससे उपलब्ध हो सके, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिले पर्यटन के रूप में। हालांकि आपको बता दें, मध्य प्रदेश जिस तरीके से लगातार अपनी पहचान बना रहा है पर्यटन के में, इसी दिशा में अब लगातार सरकार काम कर रही है। महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर लोक का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही ओमकारेश्वर धाम भी आने वाले समय में जगमगाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जहां लीलाएं की, वहां भी विकास होगा। जहां जहां उनके चरण पड़े हैं, उन तीर्थ स्थानों को विकसित करने का काम सरकार करेगी। राम पथ, वन गमन और चित्रकूट को भी विकसित किया जाएगा। 2028 की अगर बात करें तो सिंहस्थ को लेकर भव्य तैयारियां लगातार चल रही है। इस दिशा में भी लगातार सरकार प्रयासरत है और सभी देव स्थानों को एक अलग पहचान दिलाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सनातन पर जिस तरीके से लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश को किस तरीके से पहचान मिलेगी, संस्कृति जो मध्य प्रदेश की है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका स्वदेश न्यूज पर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार यहाँ पर सरकार जो देवस्थान है उनको विकसित करने का काम कर रही है, जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। महाकाल लोक विश्व प्रसिद्ध, अब ओमकारेश्वर लोक बनाने की तैयारी। इसके साथ ही कृष्ण पार्थी की अगर हम बात कर ले, देव स्थानों की बात कर ले, मध्य प्रदेश एक अलग पहचान रखता है। सरकार की इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पष्ट है प्रशंसा जी, इसके अंदर मोहन जी की बहुत बड़ी मंशा है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। वो मंशा ये है कि उसके अंदर हमारे सनातन का ये उद्भव काल जो है, जैसे कह रहा हूँ लगातार वैश्विक पटल के ऊपर विश्व के मीडिया के समक्ष कह रहा हूँ
कि हिंदू रिनेसेंस पीरियड है, यानी कि हिंदुत्व का उदय काल है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश अपनी महती भूमिका मोहन जी के नेतृत्व में निभा रही है। साथ में एक बात स्पष्ट हो रही है, अभी 1 घंटे पहले ही मैं तराना से लौट करके आया हूँ, वहां के जो मंदिर के अंदर महंत की जो चादर विधि थी उसको निभा करके, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ में थे। वहां पर उन्होंने जो घोषणा करी, मैं अचंभित था कि उनका जो संकल्प है सनातन को लेकर के वो तो अभिव्यक्त है, साथ में कुछ सलाहें भी हम देते आए लगातार, आज से नहीं, जब से वो विद्यार्थी काल के अंदर छात्र नेता थे, जब से लेकर के आज तक मैं नियमित रूप से उनके साथ में चर्चा में रहा हूँ और सलाह देता आया हूँ। एक सलाह मैं आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से भी निरंतर रूप से दे रहा हूँ कि हमारे जो स्थान है वो तीर्थाटन के स्थान होंगे, जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर साधना स्थली है। हमारे वो स्थान जहाँ पर हमारे अध्यात्म को, हमारे भारतीय इतिहास को, भारतीय वैदिक वाङ्मय को अभिव्यक्त करना है, वो देशाटन के स्थान है। और जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ मनोरंजन के जरिए रिजुविनेशन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, जहाँ पर आपका मन की शांति के लिए कुछ कार्य होता है, शुद्धि के लिए कोई कार्य होता है, वो पर्यटन स्थान है। तो हमें धार्मिक पर्यटन को व्यापक रूप से परिभाषित करना आवश्यक है, अन्यथा गोवा का क्या हुआ ये मैं निरंतर रूप से कहता आया हूँ। गोवा के अंदर आपने देखा होगा कि परशुराम और दुर्वासा की वो साधना स्थली रही, अनेक मंदिर है, अनेक उनके वैदिक वाङ्मय की प्रयोगशालाएं हैं, उनके फरसे से बना हुआ वो गोवा है। वहां पर पुर्तगालियों के आने के बाद में पर्यटन के नाम पर वहां पर जो कुछ हुआ है उसका मैं समर्थन नहीं करता। तो मैं कहीं ना कहीं चिंता भी अभिव्यक्त करता हूँ कि हमने प्रयास तो कर लिया कि शराब मुक्त मालवा हो जाए, उज्जैन हो जाए, मांस मदिरा मुक्त हो जाए, किंतु यदि हम पर्यटन शब्द का उपयोग करेंगे तो पर्यटन की अपनी एक परिभाषा है, अपनी एक नियमावली है। देशाटन की अपनी परिभाषा है, उसकी नियमावली है, वहीं के वहीं तीर्थाटन की अपनी मर्यादाएं हैं। तो हमें उन मर्यादाओं को रखते हुए करना होगा। यही बात मैं निरंतर रूप से मुख्यमंत्री जी को कहता आया हूँ। जी बिल्कुल। शैलेश जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, धार्मिक पर्यटन की यहाँ पर बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात हो रही है, तो जितने भी धार्मिक स्थल है ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, यहाँ की क्या कुछ संस्कृति रही है, और अगर इनको विकसित करने का काम सरकार कर रही है तो जो मध्य प्रदेश वासी है, इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी जानेंगे, सनातन को भी समझेंगे, और इससे आप जो कह रहे हैं एक नया उदय आएगा सामने और लगातार मध्य प्रदेश को भी विश्व पटल पर एक अलग पहचान मिलेगी। सही है। देखिए, तो स्पष्ट है प्रशंसा जी की, हम यदि किसी स्थान की वास्तविक वैभव को पुनर्स्थापित करते हैं, देखिएगा हमारे मालवा अंचल के अंदर जैसे कायथा है, तो कायथा की केत सभ्यता है जो कि अपनी भारतीय सभ्यता या अन्य सभ्यताओं से अलग है, उसका भी एक बड़ा व्यापक सा खोज हुई। उस खोज के अंदर प्राप्त हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन के और तराना के मध्य में, उज्जैन और शाजापुर के मध्य में एक स्थान है कायथा। उस वहां की जो केत सभ्यता है वो अलग है। वहीं पर यह प्राप्त किया गया कि उज्जैन के प्रथम राजा में मित्रवंशी जो राजा थे, उन राजाओं के अंदर भी एक राजा ऐसा था जिसने यहाँ से जाकर के इराक में अपने आप को स्थापित करा, आर्याक ने, और आर्याक के नाम पर इराक बना। तो बड़ा गहन चिंतन है। मोहन जी इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी काल से जानते हैं कि वे बड़े रिसर्च और एनालिसिस के अंदर बड़ा विश्वास रखते थे, किसी खोज के अंदर विश्वास रखते थे। तो हम लोग जब भी कोई बात करते थे तो हमारे वरिष्ठ होने के कारण हम उनसे कहीं ना कहीं बात करते थे कि आप इन विषयों को उभारने का प्रयास करें। जब वो शिक्षा मंत्री रहे तो शैक्षणिक परिवेश में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री बनते से गीता का जो उन्होंने प्रत्येक जिले के अंदर स्थान बनाने की बात करी, वाकई में वो बेहद स्वागत योग्य। इस भारत में इतने सालों से सत्ता आई गई, किसी ने प्रयास क्यों नहीं करा? सिर्फ साधु संतों ने किया कि गीता भवन बना लिया या फिर गीता के ऊपर तुलसी मानस भवन बना लिया, किंतु आज शासकीय स्तर के ऊपर यदि कोई मुख्यमंत्री बात कर रहा है तो मोहन यादव कर रहा है। वो इस बात की बात कर रहा है कि जिस गीता के सार के अंदर विश्व का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सारी अवधारणाएं, सारे फॉर्मुलेशंस, सारे उसके डॉक्ट्रिन्स, सारी फिलोसॉफीज उसके अंदर है, तो उसका जब अनुसंधान केंद्र खुलेगा तो निश्चय ही यह हमारे लिए भूतो न भविष्यति वाला एक उसी उदय काल को दर्शित कर रहा है जो भक्ति काल के अंदर हुआ था।
भक्ति काल में क्या हुआ था प्रशंसा जी? हर एक व्यक्ति अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे वो रस खान हो, सूरदास हो, तुलसी हो, सबने अपनी अपनी भक्ति के माध्यम से भारतीय वैदिक वाङ्मय को बड़ी जोर शोर के साथ में स्थापित किया था और हर एक व्यक्ति बड़ा भक्तिमय हुआ था। आज का यह आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल के अंदर यदि ये चीजें लगातार होंगी तो स्पष्ट है कि विश्व का विज्ञान भी हमारे सामने नतमस्तक होगा, हमें प्रणाम करेगा कि हमारे यहाँ पे मल्टीवर्सेस की थ्योरी है तो हमारे ऋग्वेद से निकली है। हमारे यहाँ पर जितने अब्राहमिक रिलीजन है, जिन्हें हम रिलीजन कहते हैं, बाइबल, कुरान, तौरात, इंजिल के माध्यम से, वो हमारे पद्म पुराण से, हमारे मत्स्य पुराण से और भिन्न जिसे कह सकते हैं स्मृतियों से निकले। तो ये विश्व की शांति के लिए जो संदेश जाने वाला है, मैं निश्चित रूप से अभिव्यक्त करता हूँ कि उज्जैन से जाने वाला है, मध्य प्रदेश से जाने वाला है। जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। वंदना जी बहुत स्वागत है, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? पहुंच पा रही है जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से मोहन सरकार, आपकी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार काम कर रही है, एक जो रोड मैप बनाया गया है, क्या लग रहा है धरातल पर उतना सब कुछ नजर आएगा या फिर कुछ लेट लतीफी देखने को मिल सकती है? क्योंकि पहले भी प्रयास किए गए, हालांकि ये अच्छी बात है कि सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि छत्रसाल लोक की बात कर ले, नर्मदा लोक की बात कर ले, इसके साथ ही रविदास लोक, कई ऐसी ऐलान जो सरकार ने किए, अभी तक वहां पर कई जगहों पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो अभी जो रोड मैप बनाया है, क्या धरातल पर उतना जल्द ये सभी चीजें दिखाई देंगी? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म को लेकर एक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, खास करके हमारे मध्य प्रदेश में जो भी हिंदू धार्मिक स्थल है उनको विकसित करने का जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। हो सकता है उसमें थोड़ी देरी हो भी सकती है, समय लग सकता है, क्योंकि देखिए जनता के लिए जो विकास कार्य है उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करके हम काम करते हैं और उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं कि जन कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाएं जनता तक सही तरीके से समय समय पर पहुंचे। पर उसके साथ साथ हमें रेवेन्यू जनरेशन का भी काम करना, और रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो है रिलीजियस टूरिज्म या धार्मिक पर्यटन, आप इसे कह सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में इतने सारे धार्मिक स्थल हैं, आप देखिए महाकाल लोक आज पूरे इंडिया का सबसे हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। महाकाल लोक को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का और गर्व का विषय है कि हमारे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जब से महाकाल लोक बना है, तब से एक अलग ही प्रकार की पॉपुलैरिटी उस स्थान को मिली है। क्योंकि देखिए पर्यटन हमेशा जीडीपी का, हमेशा इकोनॉमी का, हमेशा बजट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे और बहुत सारे स्थान हैं जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश से माँ सोन नदी का उद्गम हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। और जिस प्रकार से सांदीपनी आश्रम को विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे जो गीता का ज्ञान देने वाले भगवान हैं, उनने अगर हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, हमारे मध्य प्रदेश में ग्रहण की है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर कृष्ण पाथे की बात हो रही है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के पड़े हैं उसे डेवलप करने की बात हो रही है। राम वन कमन पथ को डेवलप करने की बात हो रही है। जहाँ जहाँ नर्मदा नदी के घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण करने की बात हो रही है। ऐसे विभिन्न ओमकारेश्वर लोक की बात हो रही है। विभिन्न प्रकार के स्थान हैं जिन्हें डेवलप करने की बात कर रही है। देखिए आप देखिएगा अभी आने वाले समय में सिंहस्थ भी हमारे यहाँ होने वाला है और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी अलग से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए हम भारत में रहते हैं और भारत के लोगों का की धर्म के प्रति बहुत आस्था है। हम धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए हम हमेशा जब भी कहीं जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम मंदिर, चाहे हम कहीं भी पर्यटन के लिए जाएं, लेकिन अगर कोई मंदिर वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है तो हम उसके दर्शन अवश्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म से हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे धार्मिक स्थलों को डेवलप किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यटन करने ही जाते हैं सिर्फ धार्मिक स्थानों पर, तो उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा साबित होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में वो आएंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि हमें
उससे इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी, हमें रेवेन्यू जनरेशन होगा। और देखिए जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं वहाँ पर अपने आप रोजगार का सृजन होता है। बिल्कुल ठीक है, सही बात आप कह रही है कि तीर्थ क्षेत्र विकसित होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान मिलेगी, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ठीक है वंदना जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन शैलेश जी आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि धार्मिक नगरों को शराब मुक्त करने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है, कैसे देखते हैं आप इसको, कितनी जरूरत महसूस होती है वर्तमान समय में इसकी? साथ ही साथ सनातन की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो गीता भवन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आज के युवाओं को भी पता चलेगा कि गीता में क्या चीजों का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण की अगर हम बात कर ले, श्री राम की बात कर ले, तो जिनसे हमारी संस्कृति जानी जाती है उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। सरकार की ये पहल आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव लाएगी? और धार्मिक पर्यटन की तो हम बात कर ही रहे हैं। देखिए स्पष्ट है, बहुत वर्षों पूर्व की एक बात बताना चाहूंगा प्रशंसा जी, कि जिस समय पर हम उज्जैन के अंदर पढ़ते थे तो वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने एक प्रस्तावना करी 11वीं कक्षा में रहते हुए, जिसको मोहन जी ने बड़ी प्रशंसा की थी हमारे वरिष्ठ होने के कारण। हमारा कहना था कि जो मोरल साइंस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस से ज्यादा महत्व रखता है। यदि आपके पास में नैतिक चरित्र नहीं है तो आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाइए, कितने बड़े बड़े राजनेता बन जाइए, कितने भी बड़े आप व्यक्तित्व बन जाइए, तो मोरल साइंस के लिए हमने बात करी थी। या तो विवेक चूड़ामणि के जो कुछ अध्याय हैं उनको आप रखिए ताकि लोगों को समझ में बैठे, बच्चों को समझ में बैठे, उनके बेसिक चाइल्डहुड से कि उनके अंदर मोरलिटी क्या होती है। वहीं पे गीता को रखते हैं तो साथ में आता है कि हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चरित्र क्या होना चाहिए। तो उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और बड़े होने के बाद में आज जिस पदवी पर हुए हैं और उन्होंने जिस गंभीरता से उन विषयों को स्वीकार करके लागू करने की बात करी, तो निश्चय ही भारतीय सनातन का वैभव पूरे विश्व में स्थापित होगा। दूसरा विषय एक और बताता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व विश्व शांति की एक बैठक के अंदर मुझे दक्षिण कोरिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दक्षिण कोरिया के अंदर जब हमने बात करी कि जितने भी अब्राहमिक धर्म है वो रिलीजन है और हमारा भारतीय सनातन जो है वो धर्म है, तो धर्म और रिलीजन के मध्य का जो डिफरेंस है उसको जब उनको समझाया तो वहां के क्रिश्चियनों ने समझ लिया कि भाई संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपका मनोबल कैसे बढ़ता है जब इस प्रकार का राजनेतृत्व आता है, तो आपको बोलने का सामर्थ्य पैदा होता है। इस प्रकार का जब एक जिसे कह सकते हैं कि राज नहीं कहता है, तो आपको लगता है कि सकारात्मक चीजों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे लागू किया जाए। अभी उज्जैन के अंदर शराबबंदी की जब बात हुई थी उस समय प्रयागराज कुंभ चल रहा था। मेरे पास सर्वप्रथम फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या उचित रहेगा, तो उसी समय पर मैंने बड़े हर्ष के साथ में बहुत सारे साधु संतों के मध्य में बोला कि देखिएगा, पर्यटन से उज्जैन की आंतरिक सीमाओं को मुक्त रखिए, देशाटन से विश्वविद्यालय की सीमाओं को अभिलिप्त कर दीजिए और तीर्थाटन से आप मध्य का केंद्र रखिए। तो आप समझ गए होंगे, देशाटन, पर्यटन, तीर्थाटन, ये तीनों विषय को मैं निरंतर रूप से कोई सा भी राजनेता हो स्पष्ट करता आया हूँ। यदि हम इनके बीच में फ्यूजन करने का प्रयास करते हैं तो बेहद समझ बूझ के करना पड़ेगा, क्योंकि उज्जैन के अंदर यदि शराब, मांस, अंडा, इसके ऊपर यदि प्रतिबंध लगता है तो स्पष्ट है कि हम सतोगुण प्रवृत्ति को हमारे भारतीय सनातन के जरिए प्रमोट करते, उसको हम अभिव्यक्त करते। अन्यथा हमारा स्वयं का मजाक बनता है कि हम बेगम बाग उतरे और वहां पर टंगे हुए मांस मदिरा की वस्तुएं दिखें, तो उचित नहीं है। हमारी स्वयं की छवि वैश्विक मानस के ऊपर गलत जाती है। तो हम विश्व के सामने कहते हैं एक तरफ बात करने की विगानिज्म की, वेजिटेरियनिज्म की, और वहीं पर हमारे धर्म स्थलों के ऊपर मांस मदिरा ये सबका विक्रय हो, ये उचित नहीं है। तो मोहन जी को पुनः प्रणाम, पुनः साधुवाद कि उन्होंने उस बात को मात्र एक वाक्य के अंदर समझ लिया और स्वतः ही सारी इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करी। जी प्रशंसा जी। चलिए ठीक है वंदना जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि ठीक बात है कि मध्य प्रदेश एक अलग अपनी पहचान रखता है। अगर बात करें पर्यटन क्षेत्रों की, महाकाल लोक की भी आपने जिस तरीके से जिक्र किया, और जाहिर तौर पर पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करेगी सरकार तो यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट होगी, रोजगार उपलब्ध होंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब जब बात आती है वंदना जी, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है। इतने आसान से जिस तरीके से अगर बात करें बजट में भी खासा जोर
जोर दिया गया है पर्यटन क्षेत्रों पर, इसके लिए अलग से प्रावधान रखा गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो सरकार को भी आती हैं और फिर उसके बाद आरोप लगने भी शुरू हो जाते हैं। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसमें समय भी लगता है और उसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। भारत की जनसंख्या भी ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम कोई डेवलपमेंट का कार्य करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर हम उनका लाभ जनता को पहुंचाएं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट का बाकी का मुद्दा। तो इस सब चीजों के कारण समय लग सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है, पर जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं और उस पर कार्य शुरू कर चुके हैं, तो ये दर्शाता है कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, करके दिखाएंगे। और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से धर्म को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, पूरे भारत में, आज देखिए पूरे भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। खास करके जब हमारे भारत में महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, मुझे लगता है आगे चल के सिंहस्थ भी हमारे भारत की एक पहचान बनेगा और उसके जो रचयिता होंगे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी होंगे। जिस प्रकार से वो आज से ही उसको सीरियसली लेकर कार्य कर रहे हैं, अब देखिएगा सिंहस्थ हमारी जीडीपी, हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा और साथ ही साथ हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देगा। हमारी ब्रांडिंग होगी, हमारे प्रदेश की ब्रांडिंग होगी। और एक और चीज देखिए, आप मुख्यमंत्री जी का जो संवेदनशीलता है कार्य के प्रति, तो उन्होंने अपने जीआईसी और जीआईएस और आरआईसी से ही साबित कर दिए। इसके बाद से छोटे छोटे जिलों में उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने सक्सेसफुली कराई, क्योंकि जीआईएस पहले भी हुई है और जीआईएस इस बार भी हुई है। लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी के अचीवमेंट्स में से आएगा, क्योंकि छोटे छोटे जिलों को चिन्हित करना, वहाँ पर क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या साधन है, क्या संपदा है, उन चीजों को सामने लाना, उन चीजों को उद्योगपतियों तक पहुंचाना, उसमें व्यवसाय में इन्वेस्ट कराना, सारी चीजें दर्शाता है कि विजनरी लीडर का जो कार्य होता है, हर प्रकार से ये कोशिश करना कि प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट हो, प्रदेश का जीडीपी अच्छा रहे और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, प्लस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी आया है कि हमारी प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़ी है। 1,45,000 से हम 1,52,000 पर पहुंच गए हैं। ठीक है वंदना जी, हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप बता रही कि आने वाले समय में वही बदलाव देखने को मिले, जिस तरीके से सरकार ने एक विजन बना के रखा है, जो रोड मैप बना कर रखा है। शैलेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय स्वदेश न्यूज के लिए निकालने के लिए। वंदना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, स्वदेश न्यूज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात कर रहे थे मोहन यादव के प्रयासों की, किस तरीके से धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है और आने वाले समय के लिए जो रोड मैप बनाया गया है कि महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर लोक बनेगा। श्री कृष्ण पाथी की अगर हम बात कर ले, इसके साथ ही तमाम जो धार्मिक स्थल है उनका जीर्णोद्धार, कायाकल्प, उनको विकसित कैसे किया जा सकता है और इससे एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। हालांकि आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलता है, धार्मिक पर्यटन का कितना लाभ सरकार को मिलता है, यहाँ के मध्य प्रदेश वासियों को मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।